एक नहीं, मेरा जिंदाबाद नहीं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। थैंक यू। परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य साहब, श्रद्धेय श्रीमती मीरा कुमार जी, बिहार कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय मोहन प्रकाश जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानित सदस्य, राज्यसभा में हम लोगों के सहयोगी नासिर हुसैन साहब, शकील खान साहब, सीपीआई, सीपीएम और राष्ट्रीय जनता दल सहित सभी महागठबंधन दलों के नेता और कार्यकर्ता साथीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, पटना की उपस्थित आप सभी कांग्रेस जनों की तरफ से हम अपने अभिभावक और नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पब्लिक मीटिंग करके मोहनिया से, सासाराम से यहां पहुंचे हैं। इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि पटना चल के जिस तरह से संविधान और संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस पर हमले हो रहे हैं, उससे पटना वासियों से चर्चा करने की इच्छा है। इसलिए ये हॉल में मीटिंग आयोजित की गई, आप सभी को न्योता देकर यहां बुलाया गया। उसी में हम लोगों ने आग्रह किया था दीपांकर भट्टाचार्य साहब से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, ये इलेक्शन जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आक्रमण कर रही है, और ये चुनाव साफ है कि अगर गलती से भी ये लोग अगर जीतते हैं तो अंबेडकर जी का हम लोगों का संविधान नहीं बचेगा। प्रजातंत्र और जमहूरियत पर लगातार खतरा है और उसको आप सभी देख रहे हैं। इसलिए हम कोई भाषण करने नहीं आए, हम सीधे तौर पर पहले आदरणीय खड़गे साहब को ही हम आग्रह करेंगे कि वो इस विषय पर आपको अपनी बात कहें। उसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य साहब, तब तक तेजस्वी जी भी आने वाले हैं, और फिर आदरणीय मीरा जी से हम आग्रह करेंगे। इसलिए सीधे तौर पर हम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करते हैं कि वो आके आपको संबोधित करें। आज के इस चुनावी सभा में इस मंच पर बैठे हुए हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी
श्री मोहन प्रकाश जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी, हमारे सीएलपी लीडर शकील अहमद खान साहब और सीपीआई एमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य जी, प्रेमचंद्र मिश्रा जी, अरविंद मिश्रा जी, सीपीआई के नेता डॉक्टर नासिर हुसैन जी, अंशुल अभिजीत, हमारे जो कैंडिडेट हैं और इनको हम आपको सौंप रहे हैं, जो 1 तारीख को आप इनको चुन के लाएंगे भारी बहुमत से, यही रिक्वेस्ट करने में यहाँ आया। श्याम सुंदर सिंह जी, धीरज, शशि रंजन डीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे सभी साथी जो इस मंच पर बैठे हैं और यहाँ पर जमा हुए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आता हूं और मैं बचपन से ही पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था। हालांकि मेरा गांव जिसमें मैं रहता था वो रजाकार मूवमेंट में वो गांव जलाया गया। गांव में 4-5 घर जलाए गए और उसमें मेरी घर भी जल गई, मेरी माता जल गई, उसमें मेरी बहन जल गई, मेरे चाचा जल गए, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका, लेकिन मैं और मेरे पिताजी 2 उस घर से बचे। बचने के बाद हमारे पिताजी मुझे किसी ढंग से बचाना इसको, तो तब उन्होंने कई गांव के ठोकरे खाते खाते गुलबर्गा, जो एक निजाम इंसाफ का एक जिला है, वहां पर टेक्सटाइल मिल थी, वहां आकर हम बसे और तब से मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में ही रहते थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा आश्रय नहीं था कि चलो भाई कोई बहन है घर में जाने के बाद हमको देखेगी, माँ है देखेगी, कोई भाई है मिलेगा, इसका कोई नहीं था। और जब पिताजी काम को जाते थे तो मैं अकेले ही हर जगह घूमता था। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था मुझे, दूसरों के जैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन दुख की बात है, ये तो मैं बार बार बोलना भी नहीं चाहता और अपने दुख दूसरों को बोलकर मोदी जी के जैसा मैं सिंपैथी लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते, मेरी माता जी ऐसी थी, मैं ट्रेन में क्या चाय बेचता था, फिर मैं वो करता था, फिर कभी कभी अब ये शुरू करें
कि कहीं तो मैं जाता ही नहीं था, पहले बोलते थे। वो तो ठेकेदार थे उनके पिताजी भी, और ठेकेदार का काम ये भी करते थे, इनको भी किसी ना किसी एक दुकान पे बिठाते थे। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में बोले, लोगों की सिंपैथी आई। वो सिंपैथी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा तो 53 साल हो गया। 53 साल से मैं चुन के आ रहा हूं। मैं किसी को भी ये बात नहीं बोला। सिर्फ जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बना तब लोग मुझे पूछे, आपके पिताजी आप घर में क्या करते हैं, उस वक्त मैं ये डिस्क्लोज किया। उससे पहले किसी को भी नहीं बोला, क्योंकि जो बहादुर आदमी हो तो लड़ाकू होता है, ये रो रो के अधिकार नहीं लेता हो, हिम्मत से रहे। तो हमने कई इलेक्शन जीते। हमने लेबर मूवमेंट करके लेबर इलेक्शन जीता, स्टूडेंट इलेक्शन करके स्टूडेंट इलेक्शन जीता, और लगातार 1972 से अब तक मैं हर इलेक्शन जीतते आया। एक इलेक्शन मात्र मेरी आईडी आई, उसके बाद मैं राज्यसभा में हूं कंटिन्यूअसली। ये इसलिए कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में आता है वो अपने उसूलों को अनुष्ठान में लाने के लिए आता है। जिस विचारधारा पे आपकी भरोसा होती है, उस विचारधारा को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि जन लोग विचारधारा छोड़ के, बहुत से लोग भागी भागते पार्टी, एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जंप, दूसरा पार्टी छोड़ के तीसरे में जंप करते रहते। मैं एक ही पार्टी में हूं 53 साल से, 69 से आज तक, और एक ही झंडा, एक ही चिन्ह पे मैं चुनते आया। तो कहने का मकसद, आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। साथियों, हमारे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र परंपराओं का एक लंबा इतिहास रहा है। पंडित नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, जगजीवन राम जी, ऐसे अनेक नेतागण इस देश का स्वरूप बदलने में काम किए। तो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हो, गांधी जी जो हमको आजादी दिलाए, सभी ने इस देश को बनाया। और आज हमारे सामने जो उन्होंने संविधान बना के सभी को बराबरी का हक अगर किसी ने दिलाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया, और अब सबको समान अधिकार है। वन वोट वन वैल्यू का अधिकार मिला। जहां बड़े बड़े देशों में भी ये अधिकार नहीं था, वहां भारत में सभी को पहले दिन नहीं, जिस दिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक्ट लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब सबको बराबरी का हक मिला। वहां पर अब देखिए, अमेरिका जैसे देश में महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, अपने वोट के लिए लड़ना पड़ा। इंग्लैंड में लड़ना पड़ा, फ्रांस में लड़ना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक 50 साल पहले, 40 साल पहले उनको हक मिला। कनाडा में भी बाद में मिला। आप कहीं भी जाओ, देशों के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, उनको जो हक मिला महिलाओं को, वो पुरुषों को मिलने के बाद किसी 300 इयर्स 400
के बाद मिला। लेकिन एक ही देश ऐसा है जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान में सबको बराबरी का हक दिया है। गरीब के वोट को उतना ही वैल्यू, अमीर के वोट को भी उतना ही वैल्यू, उसका कोई फर्क नहीं है। और ये करने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी के लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, ये सब ने लिख के ये जो काम किया है, बहुत बड़ा काम, ऐतिहासिक काम, इसको बचाना है। अगर आप ऐसी ही चाहते हैं कि ये देश आजाद रहे, लोकतंत्र रहे, यहाँ संविधान कायम रहे, सब बराबर रहे, तो आपको इस संविधान को बचाना होगा। ये संविधान जो है, ये संविधान जो है, हमें पार्लियामेंट में दिया गया है। एज ए पार्लियामेंट के मेंबर के नाते हमको ये दिया गया है, बस। तो ये जो दिया, इसकी हिफाजत के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर ये हमारे हाथ से छूट गया तो समझिए कि हम पूरा आजादी खो लेंगे, फिर गुलामी के अंदर हम जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। तो भाइयों, आप तमाम लोगों से मैं ये भी विनती करने आया हूं, अगर हमारे साथी इनको अगर आप जीत के लाए तो इस देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। और एक बार बहुत से लोग पूछते हैं, भाई गठबंधन की सरकार बनेगी? मैं बोलता हूं जरूर बनेगी, क्या शक है? नहीं, कितने लोग हैं उसमें, कितने पार्टियां हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा बोलते हैं। तो एक एक साल को, एक एक 6 महीने को एक प्रधानमंत्री बनेगा। तो कौन है तुम्हारे पास? अरे भाई, देश को आजादी मिली तब जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उनके कैबिनेट के 14 मंत्री थे, उसमें से 1/3 मिनिस्टर आउटसाइड दी पार्टी थे। उन्होंने चलाया देश को, क्योंकि वो चाहते थे इस देश में डेमोक्रेसी के जो बीज है वो बहुत अंदर जाए। अब हम भी वही कर रहे हैं। आज सब गठबंधन के लोग मिलके लड़ रहे हैं, और हमारी ये कामयाबी देख के बीजेपी और मोदी साहब बड़े गुस्से में हैं। और गुस्से में नहीं, ऐसा बौखला के बात करते हैं कि कभी बोलते हैं, देखो भाइयों, ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं ये लोग, एक्सरे कर रहे हैं तुम्हारी घर की, घर में घुस के वो हर एक के घर में क्या है, कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, कितने जानवर है, ये सब देखते हैं। इसीलिए तुम कांग्रेस को सत्ता में मत लाओ और कांग्रेस को और गठबंधन को हराओ, ये कहते हैं। हम हारेंगे नहीं, इस बार गठबंधन ही जीतने वाली है। मोदी जी हारने वाले हैं, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं, एक्सरे, तुम्हारे घर का एक्सरे करके सोना जो है वो निकाल कर वो मुसलमानों को देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये कभी हो सकता है? 55 साल हमारी हुकूमत थी,
क्या कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र छीना है? और ऐसी बातें बोलकर भड़काते हो। भड़काने वाले कौन है? इनको तो पहले जो हेट स्पीच करते हैं, इनको इलेक्शन कमीशन पहले इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात, ये भी कहते, गुजरात में मैं सुना, मैं अहमदाबाद में गया था, वहां पर जाने के बाद ये एक तरफ भाषण कर रहे थे, मेरा एक भाषण दूसरे जगह, वो बोल रहे तो मेरे गुजराती भाइयों और बहनों, देखो होशियार रहो, अगर आपके पास 2 भैंस है, ये कांग्रेस वाले छीन कर 1 भैंस मुसलमान को देंगे। सुने नहीं आप? नहीं पढ़े? ये मेरे मुश्किल है, ये तो रेवोल्यूशनरी स्टेट है। अरे हम तो ये समझते हर कुछ धार्मिक रेवोल्यूशन बिहार से होता है। बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक है, इतने विचारधारा रखने वाले, धर्मों को जन्म देने वाले, इंसानियत की बात करने वाले यहाँ है, और आप मोदी बोले से याद नहीं रखते है? ठीक है भाई, कम से कम इतना तो जाने, 2 भैंस है तो 1 भैंस देते कहते, हाँ? और यहां तक बोलते हैं बिहार में गठबंधन वाले नाच रहे। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। अरे भाई नाचो, कितना नाचते हैं? लालटीन लेकर मुजरा करो, मुजरा करो, वो ये कह रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह की भाषा उपयोग कर सकता है? लालटीन लेके मुजरा करो, डांस करो, ये सिखाने के लिए आप पीआर आए हैं। अरे आप काम की बात करो, आप इस 10 साल में क्या काम किए वो हमको बताओ। जनता पूछती है आपको, इस 10 साल में आपका क्या काम हुआ? हम गिनते हैं हमारे 55 साल में हमने क्या काम किया, मेरे पास लिस्ट है, अगर आप चाहते हैं तो मुंह पूरा वो मैं पढ़ के बता सकता हूं। और आप हमेशा ये कहते हैं 70 साल में क्या किए, पहले पूछते थे, अब छोड़ दी, अब 55 साल में क्या किए ये बात हो रही। 55 साल में हमने क्या किया, हम पूरा उसका आंकड़ा देंगे। क्या एजुकेशन में क्या डेवलप किया, इंडस्ट्रीज में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, इरिगेशन में क्या किया, कितने बड़े बड़े बांध हमने बांधी, इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या किया, ये सब बताएंगे। और ये 10 साल जो 2004 से लेकर 2014 तक हमने जो काम किया वो भी बताते हैं। नरेगा स्कीम कोई पूछे थे, लेकिन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने नरेगा योजना लाकर लाखों लोगों को वो काम दिया। उनके पेट भरने के लिए, मजदूरों को मजबूत करने के लिए उन्होंने नरेगा योजना लाई। उस नरेगा स्कीम को हम पहले जो 250-300 रुपए था, अब 400 रुपए हम देंगे नरेगा योजनाओं में। और दूसरा, हमको आपने पूछा आप और क्या करें। मैं तो 5 केजी चावल 80 करोड़ लोगों को फ्री दिया। कौन बोलते हैं? मोदी जी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दिया। अरे भाई, कानून हमने बनाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट बना के ये जो हमने ये अन्न देने का काम शुरू किया,
ध्यान देने का काम किया, उस वक्त तो तुम सभी लोग अपोज करें, विरोध करें, और आज 5 केजी की बात करते। हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, हम 10 केजी फ्री में देंगे। हम ये झूठ नहीं बोल रहे, हम हमेशा काम करने के बाद बोलते हैं। मोदी जी के बगैर काम बोलते ही जाते हैं। 15 लाख तुमको दूंगा, दिए क्या? काला धन ये कांग्रेस वाले जमा के स्विस बैंक में रखे, इसीलिए हम बाहर से वो स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा लाकर हम आपके लोगों को 15-15 लाख देंगे। दिए? झूठ बोल रहे हैं, लेकर झूठ बोल रहे हैं। मोदी कैसा झूठ बोलते हैं? मोदी प्राइम मिनिस्टर होकर झूठ बोल सकता है? ये क्या है? आप बदनाम कर रहे हो मोदी को। और उन्होंने कहा, मेरे नौजवान साथियों, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं हर एक नौजवान को नौकरी दूंगा, हर साल 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। ये बोला या नहीं? दिया? फिर कौन झूठे हैं? अगर मैं झूठा है बोले तो आप लोग सुनते हैं, बीजेपी वाले सुनते हैं, तो बीजेपी वाले बोलते हो ना, बोल के खड़गे साहब ऐसा बदनाम कर रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर को। किसानों का दाम, मुनाफा हम दुप्पट करेंगे। ये दुप्पट, ये भी नहीं क्या भाई? आप 3-3, 4-4 पूछ रहा हूं तो आप नहीं बोल रहे। मोदी इतना झूठ बोलते हैं। अगर वो इतना झूठ बोलते हैं, मैं कहूं वो झूठों के सरदार है, तो आप सब झूठ। मैं भाइयों शहरों को अच्छा बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। कहाँ है भाई तुम्हारी स्मार्ट सिटी? कचरा जहां का वहां पड़ा। स्मार्ट सिटी। जब ट्रंप आता है, ऐसा एक गरीबों के मकानों को दिखना नहीं तो एक पर्दा ऐसा डाल देते हैं अपने गरीबी चुकाने। और दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि अपने लोगों को मैं बहुत मजबूत करूंगा, और जापान से कर्जा लाके अहमदाबाद से लेकर बॉम्बे तक बुलेट ट्रेन मैं दूंगा, बुलेट ट्रेन। अरे अब 10 साल हो गए हैं, मोदी जी कहाँ है तुम्हारी बुलेट ट्रेन? 1 लाख रुपए जाके अब 3 लाख रुपए उसका 3 लाख करोड़ आज उसका दाम हो गया है। और वो कहां से जाएगा पैसा? हमें देना पड़ेगा ना। मोदी की बुलेट ट्रेन नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, पैसा देने का नहीं, कर्ज माफी करने का नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को कर्ज माफ करूंगा, हर चीज बोलते गए, लेकिन करे कुछ नहीं। और हमें करके दिखाया। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने किसानों का कर्ज माफ किया। 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के माफ कर दिए। तुम एक पैसा तो किए। मोदी जी हमेशा पहाड़ खोद के चूहा निकालते। पहाड़ तो खोदते हैं, खोद रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन खोदने के बाद मिल रहा है क्या? चूहा मिल रहा है। तो हमको सिखाते हो तुम कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे, और यहां आके लालटीन वाले मुजराई कर रहे।
अगर मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो बहुत खराब दिखेगा और हरदम मचेगा यहाँ पर। मैं इसलिए नहीं बोलता यहाँ पर, क्योंकि अब इलेक्शन अभी थोड़े दिन है, नहीं तो उसको उल्टा पलटा कलर दे देते। संविधान को हम बदलने वाले नहीं हैं। साक्षात अंबेडकर भी अगर ऊपर से नीचे आए तो हम बदलेंगे नहीं। अरे भाई, यही बात तुम्हारे मोहन भागवत को बोलिए, हेगड़े को बोलिए, हमारे कर्नाटक के, या यूपी के 3-4 एमएलए उनको बोलिए। वो बोलते वक्त चुप बैठते हो, बाद में भरी सभा में मैं संविधान में रहने तक दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का कोई छीन नहीं सकता। अरे भाई, आप तो रोज छीन ले रहे हमारे हक। आप तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। 30 लाख वैकेंसीज आज सेंट्रल गवर्नमेंट में है। हर स्टेट में 1 लाख से 5 लाख तक वैकेंसी है। शुक्र है तेजस्वी ने, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, उसने कम से कम 5 लाख नौकरियां उन्होंने भर्ती की। आपको क्या होगा? आपको ऑल इंडिया पे 30 लाख नौकरियां भर्ती करने का नहीं होता। जब एक स्टेट में 5 लाख नौकरियां भरते हैं तो आप सोचिए सारे हिंदुस्तान में कितने नौकरियां पड़े हुए हैं। ये काम मोदी करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें से 60% नौकरियां गरीबों को जाती है और उनको पक्का नौकरी मिलती है, इसीलिए वो नहीं चाहते। मैं एक कोटेशन आपके सामने बोलने जाऊंगा, जो संविधान लिखते वक्त आखिरी भाषण में जो अंबेडकर ने कहा था, यदि राजनीतिक दल अपने पद को देश के ऊपर रखेंगे, आपके पंथ को देश के ऊपर रखेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आजादी की खून के आखिर खतरे के साथ इसकी रक्षा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी संविधान सौंपते वक्त। अगर हम दिया हुआ संविधान को अगर नहीं बचाएंगे, हमारे मूलभूत अधिकार जो है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारे आगे के पीढ़ी को हम गुलाम बनाएंगे।